गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ये फिर से अपना जो दूसरा बुक का हमारा चैप्टर 7 है, थीम 7। तो हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है द इम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि सिटी का स्ट्रक्चर क्या था, राजा कौन कौन से रहे हुए हैं वहाँ पर, यही सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखने की बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं, नया चैप्टर है विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री। चलो भाई, सबसे पहला लाइन में आपका पहला एमसीक्यू आ गया। मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि सिटी ऑफ विक्ट्री किसे जाना जाता है, तो विजयनगर को। चलो ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगा। तो ये कहाँ-कहाँ से घिरा हुआ था? पहला तो नॉर्थ में आपको रिवर कृष्णा से ये घिरा हुआ था, और साउथ पेनिनसुला, जो हमारा ये इंडिया का जो मैप है, ये पेनिनसुला है, तो यहाँ पे साउथ में ये पूरा पेनिनसुला तक जाता था। ये इतना बड़ा साम्राज्य था, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। एक साइड में इधर ये कृष्णा रिवर था, और एक रिवर थी यहाँ पे तुंगभद्रा की भी बात आएगी, जैसे कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी होगा। इट लिव्ड इन द मेमोरी ऑफ पीपल लिव्ड इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच दोआब। ऐसे आप का मतलब यहाँ देखो, दो आप मैंने पिछले वीडियो में भी बताया ना। आप का मतलब क्या होता है? नदी। और दो अगर लिखा हुआ था, मतलब दो नदियों के बीच में। अगर जैसे कि पंजाब है, तो वहाँ पे पंजाब है, पांच नदियों के जो संगम है वो पंजाब में, इसलिए उसको पंजाब बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दोआब है, तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, जैसे ये मैंने यहाँ पिक्चर बनाया ना, ये कृष्णा रिवर है, उसी के अलोंग में ये एक तुंगभद्रा रिवर आती है। इसी के बीच में जो मेन आपका रॉयल सेंटर समझ लो, वो सारा चीज़ यहाँ पे विजयनगर का यहीं पे स्टेब्लिश था उस टाइम में। और वहाँ की जो लोकल गॉडेस थी उसका नाम था पंपा देवी, ये आपको याद रखना है। और उसको हम्पी भी बोला जाता है, दे रिमेंबर इट एज हम्पी, हम्पी के नाम से उसको जाना जाता है। और वहाँ की लोकल गॉडेस का नाम क्या है? पंपा देवी। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या हमें वहाँ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन क्या क्या मिला है विजयनगर एम्पायर से, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ तो आपको एक वॉल की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, बिल्ट अराउंड द सिटी ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर सिटी के अराउंड इस तरह की वॉल बनाई जाती थी। यहाँ पे कोई सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता था। बेसिकली क्या होता था ना, बड़े बड़े स्टोन्स के ब्लॉक एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए जाते थे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ द हम्पी। द र्यून एट हम्पी किसे बोला जा रहा है? सबसे पहले बताया ना, हम्पी। दिस वाज आल्सो रिमेंबर्ड एज हम्पी। तो कौन है ये? विजयनगर एम्पायर की ही बात हो रही है। द डिस्कवरी ऑफ द हम्पी। द र्यून एट हम्पी वेर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय द इंजीनियर एंड। हाँ, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जो ये रूइन ऑफ हम्पी था, ये हम लोगों को किसने बताया है? ये कॉलिन मैकेंजी एक थे, ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये कॉलिन मैकेंजी हैं। इन्होंने समझ लो कि ये हमें बताया है हम्पी का एक मतलब कि एक विजयनगर एम्पायर भी हुआ करता है। और ये हमें कब पता चला है? 1800 के आसपास पता चला है, ठीक है। और मतलब पहले से पता था, ये उसको ज़्यादा लाइट में लेके आ गए। एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला सर्वे मैप वहाँ का बनाया हुआ था। हालांकि लोगों को पहले से बारे में हम्पी के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा लाइट उस पर डाला। कैसे? सबसे पहला सर्वे मैप इन्होंने बनाया, और उसके बाद साइट का सबसे पहला मैप बना। मच ऑफ द इनिशियल इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ द पंपा देवी। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया कि इस जगह का क्या आखिर हिस्ट्री रहा है। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल टेम्पल था, वहाँ पे विरूपाक्षा टेम्पल, तो उससे उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ लेने की कोशिश करी। तो वहाँ के जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, तो उनसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस टाइम पीरियड का मिला। जो पंपा देवी के जो यहाँ पे ये मंदिर दिखाता हूँ मैं सीधा, ये देखो, ये देख रहे हो, ये विरूपाक्षा टेम्पल है ये, ठीक है। और यहीं पे आप देखो, अगर इस साइड में, अब ये तो आपने टेम्पल देख लिया, यहीं पे आप साइड में देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, तो ये रियून है। ये लग रहा है ना आपको कि ये टूटा-फूटा है, पहले यहाँ पे कुछ हुआ करता होगा, अभी कुछ नहीं है फिलहाल। ये तो आज की बनाई हुई मंदिर है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये एक रियून है, वहाँ पे मतलब ये अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, तबाह किया हुआ चीज़ है। तो हो सकता है यहाँ पे पहले कोई मंदिर वगैरह हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग कह सकते हैं लोकल गॉडेस पंपा देवी का ये भी एक श्राइन हो सकता था पिछले टाइम पीरियड में। और दूर-दूर तक आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। ये एक टाइप से नेचुरल बाउंड्रीज़ का भी काम करती थी विजयनगर एम्पायर के लिए। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर। हाँ, तो 1856 से क्या हुआ ना, फोटोग्राफर्स ने उस साइट का फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर दिया, उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ ना, जितने दूर-दूर के स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी उसको उस फ़ोटो को रीड करा, और उसके बारे में बताया हमें, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें बताया, ठीक है। इन अर्ली 1836 एपिग्राफिस्ट बिगैन कलेक्टिंग सेवरल डजन्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फाउंड एट दिस अदर टेम्पल एट हम्पी। तो 1836 के आसपास जो है, वहाँ पे एपिग्राफिस्ट का काम क्या होता है? इंस्क्रिप्शन को पढ़ना। तो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे डजन्स ऑफ इंस्क्रिप्शन वहाँ देखने को मिले हम्पी टेम्पल के अराउंड। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ जानकारी मिली है। इन एन एफर्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी ऑफ द एम्पायर, हिस्टोरियंस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज विद अकाउंट टू द फॉरेन ट्रेवलर। तो फॉरेन ट्रेवलर्स की भी अकाउंट है यहाँ पे ली गई है। अदर लिटरेचर रिटन इन तेलुगु, कन्नड़,
तमिल एंड संस्कृत, जो इन सारे में भी लिखा गया था लिटरेचर उस टाइम पीरियड में, उसकी भी हेल्प यहाँ पे ली जा रही है। और खास करके फॉरेन ट्रैवलर की जो अकाउंट यहाँ पे लेफ्ट थी, हो सकता है चाइनीज़ पिलग्रिमेज की यहाँ पे अकाउंट ले हुई है, हो सकता है अरब मर्चेंट्स की यहाँ पर कोई अकाउंट लेफ्ट हो, ट्रैवल अकाउंट, तो उससे हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता चल रहा है। फिर है यहाँ पे रायास, नायकास एंड द सुल्तान्स। तो रायास क्या थे? आपको रायास के बारे में सबसे पहले बता दूँ क्या? खैर चलो यहाँ पे देख लो, रायास के बारे में यदि जानना है। अच्छा आगे ही बताऊंगा, चलो। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड द एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहला तो यही है, आपको ये दोनों नाम एकदम इमीडिएटली जब ये माइंड में याद कर लो, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। इससे क्या होगा कि क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर को इन्हीं दोनों ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, फाउंडर थे ये दोनों ब्रदर, ठीक है। फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 में। तो समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आपको मुगल एम्पायर से पहले की पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद फिर दिस एम्पायर इंक्लूड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटायर पीपल हु स्पोक डिफरेंट। हाँ तो ये एम्पायर इसका बहुत ही बड़ा था, ये साउथ का पूरा, ये जो इंडिया की मैप है कहाँ गई, हाँ ये इंडिया की मैप है। तो आपको सीधा समझ लो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का इलाका था, ये पूरा आपको विजयनगर एम्पायर के अंदर आता था। तो यहाँ पे कई सारे डिफरेंट रीजन्स थे, तो कई सारे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, जैसे कि इधर आपका तमिल ही बोला जाएगा, फिर इधर आपका कन्नड़, तेलुगु, इसी तरह से यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज भी यहाँ पर बोले जाते थे। रिलीजियस ट्रेडिशन भी यहाँ पर अलग हुआ करता था, ठीक है। On this natural frontier, the Vijayanagar king competed with contemporary ruler, including सुल्तान ऑफ दक्कन। तो इससे क्या हो रहा था कि ये उसी टाइम पीरियड में ये कम्पीट भी कर रहे थे, किस से, सुल्तान ऑफ दक्कन, जो दक्कन के सुल्तान थे, और एक उड़ीसा के जो गजपति थे। उड़ीसा के रूलर को गजपति बोला जाता था, और ये दक्कन के रूलर को सुल्तान बोला जाता था। ये आप याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर कंट्रोल द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड दीज एंड द रिसोर्स गैदर टू लुक्रेटिव ओवरसी ट्रेड। तो इनसे यहाँ ये लोग ट्रेड भी करते थे, जैसे कि इसको कोई ट्रेड इससे करना हो या फिर इससे करना हो, ये लोग ट्रेड भी आपस में करते थे, और टेक्निक्स भी आपस में शेयर करते थे। लेट टू द शेयरिंग आइडियाज खास करके ये लोग आपस में शेयर करते थे, स्पेशली इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में ये लोग आइडियाज शेयर करते थे, मतलब कि कोई अगर मोन्यूमेंट बना रहा है तो वहाँ पे आर्किटेक्चर का आइडिया एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा था। तो द रूलर ऑफ विजयनगर बोरोड द कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग टेक्निक। तो ये बिल्डिंग टेक्निक्स ही है आर्किटेक्चर में, तो वही बोरोड होगा, तो बिल्डिंग टेक्निक्स वहाँ से डेवलप हुआ इधर विजयनगर एम्पायर में। सम ऑफ द एरिया दैट वेयर इनकॉर्पोरेटेड विद द एम्पायर हैज विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ द पावरफुल स्टेट। तो उस एरिया में कई हमें पावरफुल किंगडम्स भी देखने को मिले हैं, जैसे चोलास जो थे वो तमिलनाडु के चोलास, कर्नाटका के होयसल्स। तो ये कई सारे हमें पावरफुल किंगडम्स भी वहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, किसके अंदर में, विजयनगर एम्पायर के अंडर में ही। रूलिंग elite in this area had extended patronage to elaborate temples such as बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। तंजावुर में कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वरा टेम्पल, बृहदीश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, और चिन्ना केशव टेम्पल एट बेलोर। ये दोनों टेम्पल हमें देखने को मिली है वहाँ पर। उनकी रूलिंग लाइट वो खास करके समझ लो, वो राजा महाराजाओं का जाने वाला जगह था। राजा महाराजा, क्योंकि उस टाइम में पूजा पाठ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, तो एक टाइप से रूलिंग लाइट का वो एरिया था। कौन सा? ये दोनों टेम्पल आपको तंजवुर और चिन्ना केशव टेम्पल आपको याद रखना है। द रूलर ऑफ विजयनगर हु कॉल देम से रायास। तो यहीं पे आप रायास, आपको पता चल गया ना रायास क्या होते थे। यहाँ तीनों टर्म है अलग अलग। सुल्तान तो आपको पता चल ही गया, एक तो सुल्तान कौन थे, दक्कन के जो राजा थे उसको सुल्तान बोला जाता है। अब एक नायकास बचा है, ठीक है। तो रायास का और सुल्तान का तो आपको पता चल गया है क्या है। तो रायास कौन थे? जो विजयनगर में रूल करते थे, वो खुद को रायास बुलाते थे। बिल्ट ऑन दिस ट्रेडिशन कैरिड देम एज वेल एज लिटरली टू द न्यू हार्ट। तो वही अपने आप को रायास बुलाते थे, और नई ऊंचाइयों पर खुद को ले जाने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। और वॉरफेयर ड्यूरिंग किंग्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। और वॉरफेयर ड्यूरिंग दिस टाइम डिपेंड अपॉन इफेक्टिवली कैवलरी। तो उस टाइम में जब वॉरफेयर होती थी, वो इफेक्टिव कैवलरी, कैवलरी क्या होता है ना, जो घोड़े पे बैठ के जो तलवार लेके अटैक करते हैं ना, उसको कैवलरी बोलते हैं, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। तो वो लोग हॉर्स कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे? अरब स्टेट से, अरब नेशन से कर रहे थे, और सेंट्रल एशिया से कर रहे थे। वाज इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम। तो ये उस टाइम पीरियड में ज़रूरी भी होता था घोड़, क्योंकि उस टाइम में अगर अटैक करना था घोड़ों पर चढ़ के ही वो लोग अटैक करने की ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या हो, ज़्यादा इफेक्टिवली आप वॉर कर पा रहे हो, अटैक कर पा रहे हो। ये आप पैदल जा रहे हो तो उससे उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता था।
तो ये जो है राइवल किंगडम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिस ट्रेड वेयर इनिशियली कंट्रोल बाय द अरब ट्रेडर्स। तो सबसे पहले तो ये जो शुरुआती दौर था ये हॉर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो ये सबसे पहले अरब ट्रेडर्स के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लोकल कम्युनिटीज़ वहाँ पे डेवलप हुई मर्चेंट्स की, जो कि खुद को कुदरई चिश्ती बुलाते, चित्तीस, ठीक है। कुदरई चित्तीस जो है ये हॉर्स मर्चेंट खुद को कहा करते थे। ये लोकल कम्युनिटी ही थे जो कि इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे। पहले तो अरब ट्रेडर करते थे, बाद में किन्होंने टेक ओवर कर लिया, कुदरई चिश्तीस, जो कि यहीं के लोकल कम्युनिटी थे, जो कि हॉर्स मर्चेंट भी थे, ठीक है। फ्रॉम 1498, अब देखो 1498 एक डेट आ गया। 1498 में क्या हुआ था, जल्दी याद करो जल्दी। सबसे पहले इंडिया में कौन आया था बाहरी देश वाला, पुर्तगीज। तो पुर्तगीज कब आया था, 1498 में ही आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद शायद यही फ्रांस या ब्रिटेन, सबसे उसके बाद ब्रिटेन आया था, उसके बाद फ्रांस आया था, इसी तरह आ रहे थे ना। आई एम लिटिल बिट नॉट कंफर्म अबाउट इट। ओके, सो सबसे पहले तो यही 1498 में तो यही आए थे हमारे पुर्तगीज। अब पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटेन आए थे, डच आए थे, यही चार तो मेनली आए थे। अदर एक्टर प्रिपेयर्ड ऑन द सीन, दिस वेयर पुर्तगीज। तो वही पुर्तगीज आए हुए अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो है ये इंडिया का अगर मैप है तो ये वेस्ट कोस्ट में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा, पता है ना। तो ये वेस्ट कोस्ट पे ही आए थे, जो कि यहाँ से स्पाइसेस को भर भर के मिला हुआ था, उसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया अपने वहाँ बेच करके। तो उसके बाद सबसे पहला तो वही आ गए यहाँ पे, हु अराइव्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट, ये वेस्ट कोस्ट पे ही आए थे। ऑफ द सब्सिक्वेंट एंड अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कोशिश करी, ट्रेडिंग स्टेशन तो उन्होंने डेवलप कर ही लिया, तो मिलिट्री स्टेशन भी डेवलप करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे अपना मिलिट्री भी रखें। तो उससे क्या हो रहा था, देयर सुपेरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ ला रहे थे, स्पेशली द यूज़ ऑफ मस्केट। मस्केट ये बंदूक होता है, ये आप देख रहे हो, ये बंदूक, इसको मस्केट बोला जाता था पहले के टाइम में, इसका यूज़ होता है। एक टाइप समझ लो इनोवेशन इसी से चालू हुई थी मॉडर्न पिस्टल्स में, ठीक है। तो ये सबसे पहला फॉर्म समझ लो मस्केट का। इससे भी पहले कई सारे हुए थे, तो इंडिया में जो सबसे पहला टेक्नोलॉजी आया था गन का, तो ये सबसे पहले मस्केट ही आया था। इनेबल्ड देम टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टेंगल पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड। टेंगल पॉलिटिक्स यहाँ बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड तो पॉलिटिक्स था इस टाइम पीरियड में यहाँ का, क्योंकि ये तो आपको विजयनगर एम्पायर में कई सारे किंगडम आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो ये इंडिया के ऊपर जो ऊपर का जो इलाका है, ये भी कई सारे किंगडम्स में आपको घिरा हुआ देखने को मिला है, जो हम आगे में देखेंगे। तो वो इस टाइम के कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स को अच्छे से टेक ओवर कर रहा था। मतलब जिसके पास हथियार है, जिसके पास अच्छी हथियार है, वो हमेशा जीत रहा था, और खास करके पुर्तगीज उसी को सपोर्ट करते होंगे, ये हो सकता है, ठीक है। In fact, विजयनगर was also noted for its market dealing in the spices trade। विजयनगर में यही सारी चीज़ें स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीज़ें का ट्रेड होता था। और खास करके जैसे कि हाई वैल्यू स्कॉटिक गुड्स का, स्पेशली प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ क्या करता है ना, स्टेट के जो वेल्थ है, स्टेट का इकोनॉमी, उसको भी बूस्ट करा था। द रिवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द ट्रेड इन टर्न कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये एक टाइप से तो देखो मर्चेंट तो फायदा कमा रहे थे, लेकिन उससे क्या हो रहा था, स्टेट का भी इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था। वो टैक्स देते होंगे, उससे बूस्ट हो रहा होगा। ज़्यादा जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा, तो स्टेट का। उसी तरह से वहाँ पर भी स्टेट का जो प्रोस्पेरिटी था वो उस टाइम में बूस्ट हो गया था, विच वॉज बूस्टेड वेल्थ पॉपुलेशन। तो यही, ठीक है, वही मतलब है इसका। द एपॉक एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हुई। Within the polity, claimant to the power include members of the ruling lineage as well as military commander। तो आपको जो पावर में थे वो कौन कौन थे, एक तो रूलिंग lineage जो कि आपके मान लो सीधा समझ लो जो रूल कर रहे हैं वो पावर में थे, और कौन थे दूसरे, मिलिट्री कमांडर्स, वो भी एक टाइप से पावर में ही थे। क्योंकि जैसे कि आप पाकिस्तान का केस देख लो, तो पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ पे दो सरकार चल रही है। एक तो आपका डेमोक्रेसी वाला सरकार चल रहा है, और दूसरा जो वहाँ का हेड है वो कौन है, मिलिट्री हेड जो वहाँ का है, जो अभी अभी के टाइम पे जो आसिम मुनीर है। तो उस टाइप से वो यहाँ पे वही बोल रहा है कि उस टाइम पर भी यहाँ पे दो अलग अलग पावरफुल फिगर थे। कौन थे, एक रूलिंग ने जो कि वहाँ पे रूल कर रहे हैं, और दूसरा मिलिट्री कमांडर, जो वहाँ पे मिलिट्री कमांडर, दोनों पावरफुल थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट डेंसिटी नन एज द संगमा डेंसिटी। तो पहली डेंसिटी का नाम क्या था, संगमा डेंसिटी। आपको ये याद रखना है कि आपको, तो ये आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है कि इन तीनों का खास करके। तो इसको याद करने का एक ही टेक्निक है, एसएसटी, ठीक है। एसएसटी तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, सोशल स्टडी। तो एसएसटी आप लोग बचपन में कहते थे ना, तो एस से क्या होगा, संगमा। और दूसरा जो डेंसिटी आया, दे वेयर स्टेबलेटेड बाय सुलवास मिलिट्री कमांडर हु रिमेन इन पावर। तो ये जो जिन्होंने संगमा डेंसिटी को खत्म करके जो खुद पावर में आए थे, वो तो सलवार, जो कि मिलिट्री कमांडर ही थे, किसके, संगमा डेंसिटी के। जो संगमा डेंसिटी के मिलिट्री कमांडर थे वो सुलवास थे, और वो बाद में पावर में आ गए, ठीक है। ये पावर में कब तक रहे, टिल 1503 तक, व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय द तुलवास। और बाद में फिर इनको तुलवास ने भी रिप्लेस कर दिया। फिर तुलवास
वहाँ पे रूल करने लगा, जो कि कृष्णा देवा राया, जो कि बिलोंग टू द तुलुवा, बहुत फेमस किंग है वो कृष्णा देवा राया, वो तुलुवा डेंसिटी से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद एम्पायर खत्म हो गई थी। एसएसटी आपको याद रखना है, ठीक है। संगमा, सुलवास और तुलवास, याद ही रहेगा, आसान है। संगमा, सुलवास, तुलवास, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीनों आपको सीक्वेंस में याद रखना है, पहले कौन आया। आप खास करके डेट भी याद रख लेना, कब तक चला ये। 1485 तक चला, फिर 1486 से 1593 तक आपका इस सुलवास चला, फिर उसके बाद से तुलवास चला, तब तक ये खत्म नहीं हो गया। उसके बाद क्या है, कृष्णा देवा राया रूल्स वाज कैरेक्टराइज बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो कृष्णा देवा राया का जो रूल था, जो तुलवास रूलर थे, जो तुलवा के किंग थे, तो वो एक्सपेंशन, अपने एरिया को फैलाते थे और कंसोलिडेट करते थे, अपने सिक्योर भी कर लेते थे बाद में उसको। दिस वाज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर, रायचूर दोआब। अब यही को मैप मैप मैंने किधर, हाँ ये तो लगाया हुआ है मैप, ये देखो। ये आप देख रहे हो, ये नदी, ये वाली, ये है आपको कृष्णा रिवर, ठीक है। और ये उसी के नीचे में जो ये वाली नदी देख रहे हो, ये तुंगभद्रा रिवर है। और इसी के बीच में ये पूरा विजयनगर एम्पायर था। और इसको एक स्पेशल नेम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, रायचूर दोआब। अब ये एमसीक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रायचूर दोआब किसे बोला जा रहा है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को। यहाँ पे ये दूसरा नाम दिया हुआ है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लो भाई, मैंने नहीं किया है ना, आप लोग कर लो। ये रायचूर दोआब को हाईलाइट कर लो। वॉज एक्वायर्ड, तो ये बाद में उसको एक्वायर्ड कर लिया। द रूलर ऑफ द उड़ीसा वेयर सबड्यूज, तो वहाँ के जो उड़ीसा के रूलर थे 1514 में उसको सबड्यूज कर दिया। सेवरल डिफीट वेयर इन्फ्लिक्टेड ऑफ द सुल्तान ऑफ द बीजापुर, 1520 सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हराया। ऑल्दो द किंगडम रिमेन्ड इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ द मिलिट्री प्रिपेंडेंस फुल राइट अंडर द कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत ही अच्छी से पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी वहाँ पर थी। कृष्णा देवा राय क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल, तो कृष्णा देवा राय ने कई सारे फाइन टेम्पल्स बनाए, ये देख रहे हो टेम्पल्स, और भी कई सारे टेम्पल्स, ये भी जो आप टेम्पल्स देख रहे हो। तो ये तो खैर आपको बृहदेश्वर टेम्पल है, उसी का एग्जांपल है। आपको बुक में भी इसका फोटो दिया हुआ है बृहदेश्वर टेम्पल का, वो आपको पहले की फोटो दी हुई है, ये रिसेंट फोटो है वहाँ का बृहदेश्वर टेम्पल का। तो देख रहे हो कितने फाइन तरीके से बनाई गई है। और फिर ये भी देखो आप, कितने फाइन तरीके से बनाई गई। तो कृष्णा देवा राय के पीरियड में ना कई सारे बहुत ही फाइनेस्ट टेम्पल्स बनाए गए, खास करके गोपुरम। गोपुरम क्या होता है, गोपुरम एक टाइप से एंट्रेंस होता है, जैसे कि किसी मंदिर में आप घुसते हो तो वहाँ पे गेट आपको बना हुआ रहता है ना, तो उसी तरह उसी को हम लोग गोपुरम बोलते हैं। ये भी जो आप देख रहे हो ये गोपुरम है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे गेट बनी हुई है, इसके अंदर जाओगे तब आपको मंदिर चालू होगा। तो ये मेनली आपका एंट्रेंस है, ठीक है। और इसी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो बनाते थे। इम्प्रेसिव गोपुरम टू मेनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल। ही ऑल्सो फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। तो उन्होंने कई सारे नए नए टाउन्स भी स्टेब्लिश किए नगलापुरम अपने मदर के नाम पे। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर। तो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की मिली है। खास करके कृष्णा देवा राय के टाइम में ही विजयनगर आज के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल देखने को मिल रही है। या तो उसके टाइम में या फिर उसके डेथ के बाद की थोड़े दिन के बाद की हमें डिटेल देखने को मिल रही है। अब डिक्लाइन कैसे हो गया ये, डिक्लाइन अब इसी पेज में उसकी कहानी है। Strain began to show within the empirical structure following कृष्णा देवराय डेथ। अब देखो कृष्णा देवराय तो बहुत ही ग्रेट किंग थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो है कि वहाँ पे ट्रबल आना शुरू हो गया। उसके सक्सेसर जो थे वो वहाँ के नायकास जो थे, मिलिट्री चीफ्स, यहाँ पर भी देखो वही मिलिट्री चीफ्स, मिलिट्री कमांडर्स। तो जो इनके कृष्णा देवराय के तुलवास के जो सक्सेसर थे, तो वो बहुत ही उसको दिक्कत होने लगा किनसे, मिलिट्री चीफ से, नायकास। वो खुद को नायकास बोलते हैं। अब देखो नायकास भी आ गया ना, यहाँ पे 3 चीज़ के बारे में बात किया गया था, ये राजा नायकास, अब एक नायकास भी आ ही गया। ये कौन होते थे, मिलिट्री चीफ्स होते थे, ठीक है। आपको तीनों के बारे में पता चल गया, रायास जो कि विजयनगर के किंग होते थे, नायकास जो कि वहाँ के मिलिट्री कमांडर होते थे, सुल्तान जो कि दक्कन के राजा होते थे। तीनों चीज़ के बारे में पता चल गया। कहाँ पर है, यहीं पे है ना हम लोग, हाँ। फिर यहाँ पे कृष्णा देव राय के बाद से उसको ट्रबल होने लगा उसके सक्सेसर्स को, मिलिट्री चीफ्स के द्वारा, ठीक है। फिर बाय 1542 कंट्रोल ऑफ द सेंटर हैज शिफ्टेड टू द अनदर रूलिंग दैट वाज अरविडू। तो ये उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया हमारा, अरविडू, विच रिमेन पावर टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी के एंड तक ये पावर में रही, रिमेन। तो आपको याद रखना है SSTA, ठीक है। संगमा, सुलवास, तुलवास और लास्ट में कौन आया, अरविडू, जो कि ये 17th सेंचुरी तक चला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंडेड अर्लियर द मिलिट्री एम्बिशन ऑफ द रूलर ऑफ द विजयनगर एज वेल एज डजन्स ऑफ सुल्तान। तो यहाँ पे एक कहानी आपको बेसिकली बताई गई, तो वो कहानी क्या है यहाँ से देखो आप। इन 1565 रामा राय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगर। तो रामा राय जो चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के इन 1565, लेड द आर्मी इनटू द बैटल ऑफ द राक्षसी तंगगिरी नन एज तालीकोट। तो तालीकोट की वॉर लड़ी गई उस टाइम में, राक्षसी तंगगिरी, वेयर हिज फोर्स वेयर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ द बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हुई।
1565 में रामा राय जो चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, उन्होंने ना एक बैटल लड़ी। कहाँ पे लड़ी? राक्षसी तंगगिरी। आर्मी इंटू द बैटल है राक्षसी तंगगिरी। राक्षसी तंगगिरी यहाँ पे ये मैप में दिया हुआ है क्या कहीं पे? होगा शायद, मुझे को मिल नहीं रहा है, होना चाहिए यहाँ पे। इसमें शायद मेंशन नहीं है, चलो कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको तालीकोट भी बोलते हैं। तालीकोट मेंशन है क्या? तालीकोट अब खोजने में भी ना अब मिल भी नहीं करेगा, छोड़ो अब, जो नहीं मिला उसको छोड़ो। तो वही तालीकोट में वॉर लड़ा गया, विच इज फोर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने वॉर लड़ा, कंबाइंड फोर्स से लड़ा, मतलब तीन अलग अलग राजा अपने। अब एक बगल मान लो, एक बगल अकेला इंडिया, और दूसरे साइड से आपको तीन अलग अलग देश मिल के लड़ रहा है। मान लो एक बगल से ऑस्ट्रेलिया हमला कर रहा है, एक बगल से चाइना हमला कर रहा है, एक बगल से पाकिस्तान हमला कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम हटा दो, बांग्लादेश का नाम लेते आओ। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, एक साइड से तीनों हमला कर देंगे और इधर बीच में अकेला इंडिया रह जाएगा। तो बुरी तरह से इंडिया बर्बाद हो जाएगा, जो सही बात है। एक मिलिट्री स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ है। मिलिट्री स्ट्रेंथ तब तक ही काम में आएगी जब तक आप किसी एक से या दो फ्रंटायर पे वॉर लड़ोगे। यदि आपको एक दो फ्रंटायर से ज़्यादा पे वॉर लड़ना पड़े तो आपको आउटर हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा, या तो रसिया हो या फिर यूएसए। लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो ये तालीकोट का जो सीन था, जहाँ पर कि रामा राय का जो मिलिट्री था उसको कोई हेल्प नहीं मिला, और खास करके बाद में क्या हुआ, उसको तीन आदमी मिल के मारे। कौन कौन? रूलर ऑफ अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर। यहाँ पे देखो गोलकोंडा, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये गोलकोंडा है और ये है बीजापुर। यहाँ के रूलर, यहाँ के रूलर, और इसके ऊपर में जो महाराष्ट्र का आता है ना, वो अहमदनगर कहलाता है। इसकी मैप में ऊपर में इस साइड में है, तो वो अहमदनगर है। वहाँ के तीनों के मिलिट्री मिल के इसके खिलाफ वॉर लड़ा, तो बुरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया गया वहाँ पे। द विक्टोरियस आर्मी सेक द सिटी ऑफ विजयनगर। अब देखो ये लोग तो हार गए। कौन? ये रामा राय तो हार गए उस वॉर में, तो जीता कौन? ये तीनों जीते, और उन्होंने सिटी को बर्बाद करके रख दिया। तो वहीं से सिटी खत्म हो गया। द सिटी वाज टोटली अबंडन विद इन अ फ्यू ईयर्स। तो कुछ साल में ना सिटी को सभी लोग वहाँ पे छोड़ के चले गए। नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर द अरविडू डेंसिटी रूल्ड फ्रॉम द पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम द चंडीगिरी नियर तिरुपति। तो अरविडू एम्पायर कुछ दिन तक और रूल किया यहाँ पर दूसरे इलाके में, जैसे पेनुकोंडा, लेटर फ्रॉम चंडीगिरी, चंडीगिरी से भी कुछ दिन तक वहाँ पे उन्होंने रूल करा। ठीक है, मेनली उन्होंने अपना जगह चेंज किया, जैसे कि चंडीगढ़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस सब जगह चेंज कर करके वहाँ वो लोग रूल कर रहे थे। कौन सा? अरविडू। तो मतलब छोटे से इलाके में पहले तो ये पूरा आपको विजयनगर एम्पायर था, ये पूरा। अब बाद में फिर क्या हुआ, कुछ जगह तक सीमित रह गए, जैसे चंडीगढ़ का ही इलाका, बस इतना था अरविडू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक हो गया। ऑल्दो द आर्मी ऑफ सुल्तान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ द विजयनगर। तो सुल्तान की जो आर्मी थी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया किस चीज़ के लिए? विजयनगर सिटी को जो उन्होंने रियून कर दिया। ठीक है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा सिचुएशन नहीं था। जब राम कृष्णा देवराया, जो ये जिनका मृत्यु हो गया था यहाँ पर 1529 में, जब ये किंग थे, तो इनका रिलेशन आपस में बहुत ही अच्छा था। कई बार कई बार जो ये जो हमारे ये कृष्णा देवराय हैं, इन्होंने हेल्प करा था किसको? सुल्तान को, टू इस्टेब्लिश द यवना किंगडम। और कई बार सुल्तान ने भी हेल्प किया था यहाँ पर, सुल्तान ऑफ बीजापुर हेल्प किया था विजयनगर को सक्सेशन में। कई मतलब, क्योंकि इनका जो ये आप कृष्णा देव राय का जो आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो इनका एक्सपेंशन का मतलब ये अपने आप को फैलाते रहते थे, तो उसमें भी ये लोग सुल्तान का हेल्प करते थे। सक्सेशन में विजयनगर की हेल्प करते थे कौन? सुल्तान। तो हमेशा से ये टेंशन क्रिएट नहीं थी, बाद में टेंशन क्रिएट हो गई। पॉलिसी ऑफ रामा राय जो है कि वो शायद से अच्छा नहीं रहा होगा, जो कि सुल्तान को पसंद नहीं है। पॉलिसी ऑफ रामा राय ये क्या करते थे ना, ये एक टाइप से क्या करते थे, जैसे मान लो ये सुल्तान है, दो सुल्तान है इस जगह, तो ये दोनों सुल्तान को एक दूसरे के में भड़का देते थे, और ये दोनों आपस में लड़ते थे। तो उससे क्या हो रहा था ना कि मान लो अब हमेशा तो वो चीज़ होता नहीं था। अब ये इसके यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, इसके यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। अब मान लो ये दोनों आपस में मिल गए। अब मिले तो इन्होंने आपस में बता दिया कि अरे ये तो आपके बारे में गलत बात बोल रहा था, ये बोलेगा ये आप पे अटैक करना चाह रहा है, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये आप पे अटैक करना चाह रहा है। तो फिर इन्होंने प्लान बना लेकर उनको मिल के इसी को मार देते हैं हम लोग। तो ये क्या चाह रहा था रामा राय कि हम लोग इसको लड़ा के यहाँ हम खुद यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही सब मिल के इसी को मार दिया। ठीक है, यही थी कहानी इसकी। रामा राय का पॉलिसी अच्छा नहीं था। ऐसे इसको एडवेंचरस यहाँ पे बोला गया, लेकिन फिर बर्बाद नहीं हो गया तो क्या ही पॉलिसी उसकी एडवेंचरस हो गई है। एडवेंचरस यही हुआ, किलिंग, मास किलिंग हुआ, सिटी एबंडनेंट हो गया, इसलिए इसको एडवेंचरस बोला जा रहा है। द रायाज एंड द नायकास। तो रायाज और नायकास क्या थे? रायाज के बारे में आपको पता ही है, नायकास के बारे में आपको यहाँ पे छोटा मोटा बताते हैं, इसके बहुत डिटेल लिखा हो, उतना जानने का जरूरी भी नहीं है। तो आपने इक्ता सिस्टम के बारे में सुना है? इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में चलता था, वो क्या होता था पता है?
कि मान लो ये पूरा आपको ये कैसे यार, कैसे बनाऊँ मैं? कोई छोटी जगह नहीं, यहाँ पे बनाऊँ क्या? अच्छा, चलो यहीं पे बनाता हूँ। ये देखो, ये इंडिया का मैप है आपको। अबे यार, छोटा हो गया। खैर छोड़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एकता सिस्टम में क्या होता है, ये समझने के लिए बेसिकली आपको है कि जैसे कि मान लो ये पार्ट ऑफ लैंड्स है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा सिस्टम में क्या होता था, दिल्ली सल्तनत पार्ट ऑफ लैंड को क्या करता था कि अपने में अपने जो भी उनका मान लो नॉबल्स होंगे या फिर कोई और होंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसको ये लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था उन्हीं के आपस में, ठीक है? मान लो ये किसी और को दे दिया, ये किसी और को दे, हालांकि टैक्स कलेक्ट करेगा वो। सुप्रीम अथॉरिटी किसकी रहेगी? वो सुप्रीम अथॉरिटी दिल्ली सल्तनत की रहेगी, लेकिन उसके जैसे कि नहीं, आज के टाइम में स्टेट नहीं बटा हुआ, उसी तरह ये लोग भी उस टाइम पीरियड में बांट दिया करते थे। उसी को इक्ता सिस्टम बोलते थे। और यहीं पे विजयनगर में भी वही सिस्टम चला था, उसको अमाड़ा नायका सिस्टम बोलते थे। यहाँ पर भी वही होता था, नायकास जो थे, जो कि जो चीफ्स वेयर नॉन एज नायका, जो मिलिट्री चीफ्स होते थे, उसको नायकास बोला जाता था। और वो खास करके तेलुगु और कन्नड़ ही बोलते थे। मेनी नायकास सबमिटेड देयर अथॉरिटी टू द किंग, कई नायकास जो है वो किंग के अंडर में रहते थे। कई जो है वो किंग से ऑपरेसिव एक्शन भी लेते थे, मतलब कि मान लो उसे युद्ध कर लिया किंग से, तो उसको मिलिट्री एक्शन भी झेलना पड़ता था। अमाड़ा नायका सिस्टम यही था, ठीक है? द अमारा नायका वे मिलिट्री कमांडर हु वेयर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायास। तो राया वही जो मैंने आपको बोला, स्टेट के तौर पे उसको टेरिटरी दे दिया जाता था कि आप यहाँ पे रूल करो और टैक्स हमको दो। अल्टीमेट अथॉरिटी किसका रहेगा? वो किंग का रहेगा, आप बस यहाँ पे रूल कर रहे हो। तो अमारा नायका वही थी। दे कलेक्टेड टैक्स एंड अदर ड्यूज एंड peasants, क्राफ्ट्स एंड ट्रेडर्स इन द, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। दे ट्रेंड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू पर्सनल फ्रॉम द मेंटेनिंग स्टिपुलेटेड कंटिजेंट ऑफ हॉर्स एंड एलिफेंट। तो कई बार जो है वो हॉर्स के और एलिफेंट के जो उनका कंटिजेंट था उसको भी वो लोग संभाल के रखते थे, क्योंकि मान लो कभी अगर युद्ध होती है तो उस पीरियड में इसको फिर हेल्प होगा, किसको? राजा को। दिस कंटिजेंट प्रोवाइडेड द विजयनगर किंग एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स। तो वही फाइटिंग फोर्स में इसका यूज होता था, हॉर्स का, एलिफेंट्स का, विच वेयर दे ब्रॉट इंटायर साउदर्न पेनिनसुला। तो बाद में क्या हुआ, इंटायर साउदर्न पेनिनसुला जो है उसके अंडर में भी आ गया था बाद में, ठीक है? सम ऑफ द रेवेन्यू वेर ऑल्सो यूज टू मेंटेनेंस टेम्पल एंड इरिगेशन वर्क। तो कई सारे रेवेन्यू को टेम्पल मेंटेनेंस के लिए भी यूज किया जाता था, इरिगेशन वर्क के लिए भी यूज किया जाता था। अमारा नायका सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली। तो अमारा नायका जो है ना, किंग को खुश रखने के लिए वो साल में एक बार या फिर महीने में एक बार या फिर कभी कभी अपने लॉयल्टी को साबित करने के लिए वो किंग को गिफ्ट भी भेजा करते थे यहाँ से, जो भी उसके यहाँ मान लो कोई फल ही उग रही है, कोई तरह का नया चीज़ वहाँ पर है, तो वो उसको गिफ्ट करता था। मान लो उसके इलाके में कोई एक नया स्पेसिस का जानवर फाइंड आउट हुआ है, तो वो महाराजा को जाके गिफ्ट कर देता था। इसी तरह होता था, अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए। King occasionally assisted their control over the transferring them from one place to another. However, during the course of the 70s, many of the नायकास established independent kingdom। लेकिन जो है 17वीं सेंचुरी के बाद से कई सारे नायकास जो हैं, क्योंकि ये आपको अरबिडू कब तक चला था? ये 17वीं सेंचुरी तक ही चला था। तो 17वीं सेंचुरी के आसपास जो है बहुत सारे नायकास जो थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम ही अपने आप को बसा लिए, ठीक है? दिस हैस्टन द कोलेप्स ऑफ द सेंट्रल इंपेरिकल स्ट्रक्चर। इसी से यहीं से फिर क्या हुआ, अरबिडू के बाद से खत्म ही हो गया ये पूरा सिस्टम विजयनगर का। अब हमारा है तीसरा, विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स इन्वर्स, ठीक है? लाइक मोस्ट कैपिटल, विजयनगढ़ वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड द बिल्डिंग। तो हड़प्पा का आपने देखा होगा पूरा लेआउट, जो आपने सिटी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आपने हड़प्पा की देखी होगी। तो उसी तरह से सेम तरह से ही विजयनगर का जो प्लानिंग था, लेआउट था, वो भी बहुत ही डिस्टिंक्टिव था, बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप देखो यहाँ पे रॉयल सेंटर्स का एक अलग जगह बना हुआ है, ये पूरा आपको अर्बन कोर है ये पूरा। उसके बाद फिर देखो ये स्क्वायर सेंटर, जो जितनी भी मंदिर होगी, ये देख रहे हो, खास करके हम्पी का जो ये मंदिर का इलाका है पूरा, तो ये पूरा यहाँ पर। और फिर ये तुंगभद्रा का नदी, इसके आसपास क्या होती होगी, इरिगेशन होती होगी, तो इरिगेशन से यहाँ पर खेती वगैरह यहाँ पे होती होगी। और सारे यहाँ पे कई सारे अच्छे, ये आगे मैं आपको और भी डिटेल्ड में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ये आपको यही दिखाया जा रहा है कि उस टाइम पर भी इसका जो लेआउट था विजयनगर का, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। वाटर रिसोर्स, अब हम वहाँ के वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ द विजयनगर, द नेचुरल बेसिन फाउंड द रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोड इन टू अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो ये तुंगभद्रा का शायद मैंने मैप कहीं तो लिया हुआ है। अच्छा, यही यही देखो, ये मैप जो आप देख रहे हो ना, देखो तुंगभद्रा का कई सारा जो है कि ट्रिब्यूट उधर भी जा रहा है, और इसके कई सारे लेक्स भी उधर जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था, देखो नदी एक ही है, इसके ट्रिब्यूटरीज, सॉरी, हाँ, ट्रिब्यूटरीज कई सारे हैं, ठीक है? इसके देखो ये छोटा छोटा लेक टाइप का यहाँ से निकला हुआ है। नदी एक जो मेन नदी है वो तो यही है, ये पूरा ये मेन नदी कृष्णा, ये रही कृष्णा रिवर। अच्छा, ये कृष्णा, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। और ये है कृष्णा रिवर, इसको कृष्णा रिवर बताया जा रहा है, ठीक है, सॉरी। और ये है तुंगभद्रा रिवर, इससे कई सारे लेक्स निकले हैं।
जो कि कई बार ईस्टर्न साइड भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला लेक ईस्टर्न साइड भी फॉलो कर रहा है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि उससे बहुत ही अच्छा बेसिन हम वहाँ पर उस लोगों को मिल चुका था। द सराउंडिंग लैंडस्केप इज characterized by stunning granite hills that seem to form a girdle around the city. The number of stream flow down to the river from these rocky outcrops. तो वही कई बार क्या होता था ना, ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे दरार से वहाँ से पानी रिसता था और वो पीने लायक पानी होता था। वो पानी बहुत ही अच्छा होता था। अरे वही बोल रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो मेनली यहाँ पर है तो ये फालतू सब बात यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ से फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सच टैंक, तो कि कुछ टैंक्स वहाँ पे ये रेन वाटर को भी कलेक्ट करने के लिए कई सारे वहाँ पे टैंक्स बनाए गए थे, जो कि वो रेन वाटर को कलेक्ट करते थे। तो उनमें से एक जो फेमस टैंक है उसका नाम है कलमापुरम टैंक। ठीक है, ये 15th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेट द फील्ड, तो इस टैंक से देखो उस टाइम में देखो कितनी अच्छी क्वालिटी थी उस टाइम में। तो इस टैंक से ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहाँ पर आप खेतों में ही इससे पानी दे सकते हो, बल्कि इस टैंक के पानी को रॉयल सेंटर्स में भी पहुँचाया जाता था। मतलब राजा महाराजा जो होते थे वो भी इस पानी का सेवन करते थे। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमॉन्ग द र्यून ऑफ द हड़िया कैनाल, तो हड़िया कैनाल का एक बहुत ही र्यून हमें वहाँ देखने को मिला है, जो कि उस टाइम में बहुत ही बड़ी वाटर वर्क की गई थी। दिस कैनाल ड्यू वाटर फ्रॉम द डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरिगेट द कल्टिवेटेड वैली, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में ये जो कैनाल थे ये वाटर डैम से लेते थे और तुंगभद्रा रिवर में फिर आके उसको फील्ड में जो कल्टिवेशन करने के लिए जो पानी यूज होता था तो वहाँ से हमें तुंगभद्रा रिवर से मिल जाता था। अ वैली दैट सेपरेटेड द स्क्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन सेंटर, तो यहाँ पे एक वैली आप देख रहे हो, ये वैली, तो ये स्क्रेड सेंटर को और अर्बन सेंटर को आपस में डिवाइड कर रहा है, मतलब बांट रहा है, और यहीं से पानी निकल रही है। दिस वाज अपेरेंटली बिल्ड बाय द किंग ऑफ द संगमा डेंसिटी, और ये जो वैली है ये संगमा डेंसिटी के द्वारा बनाई गई थी। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पूछा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड में जो भी फोर्टिफिकेशंस थे, मतलब टाउन प्लानिंग किस टाइप का था, तो वो आपको यहाँ पे इसी से लिखना होगा, यहीं से पता चलेगा। सबसे पहला लाइन आप क्या लिखोगे, अब्दुल रजाक के बारे में लिखोगे, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, पर्सियन एम्बेसडर था, पर्सिया से आया था। प्रेजेंट डे कोजी कोज हिकोड in the 15th century uh, was greatly impressed by the fortification and mentioned the 7 lines of the fort। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको एक पिक्चर जो बुक में दिखाई गई है वही है। अब 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये रॉयल सेंटर है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पता है ये 7 अलग अलग सेंटर में इसको डिवाइड करके रखते थे। मान लो ये एक सेंटर में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपका रॉयल सेंटर है, यहाँ पे आपका अर्बन सेंटर होगा, यहाँ पे आपका रूरल सेंटर होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे मान लो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ मतलब उसी टाइप से ये 7 अलग अलग फेजेस में बांटे हुए रहते थे। और लास्ट का जो बाहरी फेज था उसको सराउंडिंग भी कर दिया जाता था, किससे, बाउंड्रीज से। पहले तो बेसिकली यहाँ पर जो नेचुरल सराउंडिंग इसको मिल गई थी ये माउंटेन्स की, ठीक है, इसको नेचुरल सराउंडिंग मिल गई थी। मान लो कहीं कहीं नहीं थी तो वहाँ पे ये लोग वॉल्स का यूज करते थे, मतलब वही जो मैंने आपको बोला ना, सीमेंट का ये लोग यूज नहीं करते थे। जो रेक्टेंगुलर आपका रॉक्स थे उसको एक के ऊपर एक ये लोग प्लेस कर देते थे, दैट्स इट, ओके। दिस इनकर्सन नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चर हिंटरलैंड, वही बोला जा रहा है, एग्रीकल्चर हिंटरलैंड फॉरेस्ट, इन सभी चीज़ को ये अंदर उसके अंदर अपने अंदर में रखता था। द मैसिव मैसनरी कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली ट्रैप्ड, मैसिव मैसनरी कंस्ट्रक्शन वो भी इसी के अंदर में था। नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द कंस्ट्रक्शन, तो ये पूरे कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी मोटार और सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ था। मैंने आपको बोला ना कि ब्लॉक्स ऑफ जो रॉक थे, बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक, तो उसको एक के ऊपर एक वो लोग रख देते थे। ये जो पहला पिक्चर आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये कहीं पे सीमेंट का आपको लग रहा है यूज़ किया गया है? ये सभी एक के ऊपर एक बस रख दिया गया है। देखो कितने अच्छे तरीके, यहाँ छोटा रॉक है, यहाँ बड़ा रॉक है, तो मतलब एक-एक गैप्स को भरने के लिए वहाँ पर रॉक्स के टुकड़े रख दिए गए हैं, उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो भाई ये भी हो गई, या भाई इसको उसको एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, रॉक्स को सीमेंट का यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये आपको 7 मैंने फ़ोल्ड्स बता दिए किस तरीके से होता था। बाहर में एग्रीकल्चर कल्टीवेशन लैंड होता था, फॉरेस्ट होता था, हिंटरलैंड्स होते थे, उसके बाद फिर आपको अर्बन सेंटर हो गया, तब लास्ट में जाके आपको रॉयल सेंटर जाके पूरा प्रोटेक्टेड रहता था। अगर कोई अटैक भी करेगा यहाँ पे, पहले इसको पूरा कब्जा लेगा, फिर इसको लेगा, तो इतना में तो ये लोग यहाँ तैयार हो जाएगा या फिर कहीं और से निकल भी जाएगा, मेजर फोर्स है वहाँ पर। तो
व्हाट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट द फोर्टिफिकेशन इज द इनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक। तो यही सबसे यहाँ जो फैसिनेटिंग यही था कि जो एग्रीकल्चर ट्रैक था ये भी इनक्लोज था बाउंड्री से। यही यहाँ पे इसको सबसे फैसिनेटिंग लगा। अब्दुल रजाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड वॉल, बिटवीन द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वॉल देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड गार्डन हाउस। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वॉल के बिटवीन में क्या था, कल्टिवेटेड फील्ड था, हाउसेस था, गार्डन्स था। तो यही सारा चीज़ वहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड वॉल के अंदर में था, ठीक है। From the first circle enter the city that were greater distance in which the fields in which they sow rice and may have gardens and much water in which water comes from two lakes। तो दो लेक से वहाँ पे वाटर कल्टीवेशन हो रहा है ना अंदर में, यहाँ पे जो बोला है कल्टीवेटर फील्ड, तो राइस का वो लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो वो राइस का कल्टीवेशन करने लोगों को पता है कि वाटर का नेसेसरी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो वहाँ पे दो लेक्स थे, उससे यहाँ पर वहाँ क्या हो रहा था, इरिगेशन किया जा रहा था। This statement have been corroborated by the present day archaeologists who have been found evidence of the agriculture trade between the Secret Center and the urban core। तो यहाँ ये यही इन दोनों के बीच में, अर्बन सेंटर और स्क्रेट सेंटर के बीच में एग्रीकल्चर ट्रैक्ट भी देखने को मिला हुआ है। तो उस टाइम में देखो यहाँ कई सारे लेक्स वगैरह बहते थे वैली के थ्रू, तो उससे यहाँ पर ये एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा था, ठीक है, इरिगेशन प्रैक्टिस हो रही थी। दिस ट्रैक्ट वाज सर्विस्ड बाय द एलिब्रेट कैनाल सिस्टम ड्राइंग वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा। तो वही तुंगभद्रा से जो लेक के थ्रू, जो कैनाल के थ्रू वाटर आ रहा था, उससे यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही अच्छा सा सर्विस वो प्रोवाइड करता था इरिगेशन के लिए। वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर ट्रैक्ट वी आर इनकॉर्पोरेटेड विथ इन द फोर्टिफाइड एरिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफन यही पूछ रहा है कि ये एग्रीकल्चर एरिया फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में क्यों था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसके बाद देखो आंसर किसने क्या दिया। ऑफन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिएवल सिक्स वेयर वाज टू स्टार्व द डिफेंडर इनटू सबमिशन। तो ये मेडिवल सिक्स का मतलब पता है क्या होता है, घेराबंदी करके नहीं रखते। मान लो कि आपको कहीं पे भेज दिया गया, वहाँ पे आपको रहना है कुछ दिन के लिए। जैसे कि मान लो आपको यहीं इंडिया का अगर दिया, आप ले लो एग्जांपल, तो मान लो किसी ग्लेशियर पे इसको भेज दिया इंडियन आर्मी को कि आपको वहाँ पर एटलीस्ट 8 मंथ रहना है, या तो कोई टेंशन का पीरियड होगा, या फिर ऐसे ही अपना हक जताने के लिए वहाँ पर उसको वहाँ पर भेजा गया है इंडियन आर्मी को। तो वो लोग वहाँ पर रहेंगे, तो वो लोग अपने साथ फूड भी लेके जाएंगे। मान लो फूड खत्म हो गई तो बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है, फुलफिल भी कर दिया जाता है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। आज तो खैर टेक्नोलॉजी है, उस टाइम में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ये लोग ना साथ में लेके चलते थे। लेकिन उस मेडिवल टाइम में क्या हो रहा था ना, कि जब तक वहाँ पे वो लोग भूखे, मतलब अ, खुद को आत्मसमर्पण नहीं कर देते थे कि अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होगा, जब तक वो स्टार्व नहीं करते थे तब तक वहाँ से उसको बुलाया नहीं जाता था। दिस चीज कुछ लास्ट फॉर सेवरल मंथ, समटाइम इवन ईयर्स। तो वो जितना फूड लेकर जाता था, उनको कई बार उन्हें महीना गुजारना पड़ता था, कई बार ईयर्स उसको गुजारने पड़ते थे उसी फूड में। नॉर्मली रूलर्स ट्राई टू प्रिपेयर फॉर सच सिचुएशन। तो ज़्यादातर रूलर्स जो है उस सिचुएशन के लिए क्या ना, बड़े बड़े ग्रेनेडीज बना के रखते थे, जो आपको सीधा समझ लो गोदाम टाइप के बना के रखते थे फोर्टिफाइड एरिया के अंदर में ही, तो कि आपको फूड रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल होता रहे। The rulers of Vijayanagar adopted a more expensive and elaborate strategy to of protecting the agriculture belt itself। तो वही रूलर्स ऑफ द विजयनगर जो वो एग्रीकल्चर बेल्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सराउंड कर दिए थे। और जो दूसरा जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में क्या हो रहा था कि इनर कोर और द अर्बन कम्प्लेक्स। सेकंड लाइन में क्या क्या था, इनर कोर था, अर्बन कम्प्लेक्स था। और थर्ड लाइन में क्या था, सराउंडेड बाय द रॉयल सेंटर। तो रॉयल सेंटर जो है थर्ड लाइन में ये सराउंडेड था। ये पिक्चर में देखो थर्ड लाइन किधर गया, 1 2 3, तो यहाँ रॉयल सेंटर्स ये सराउंडेड था थर्ड लाइन से, ठीक है। उसके बाद द फोर्ट वाज इंटर्ड थ्रू द वेल गार्डेड गेट्स। तो वही गेट पे दो जो भी जितने भी वहाँ पे गार्ड रहते थे वो गेट पे रहते थे। गेट वे डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर डेट वेयर ऑफ एंड डिफाइन। तो यहाँ पे वही इसका आर्किटेक्चर आपको बता रहा है, जैसे डोम शेप्ड हो गए, यहाँ पे भी सिपाही खड़ा रह सकता था, यहाँ पर भी खड़ा रह सकता था। यही सारी चीज़ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, आर्किटेक्चर बताया जा रहा है। जो तुर्की सुल्तान थे, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, ये सारा जो ये बनाने का तरीका है, ये तुर्की सुल्तान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद फिर आर्ट्स हिस्टोरियन रिफर टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। तो आर्ट्स हिस्टोरियन जो इस स्टाइल को इंडो इस्लामिक के तौर पे रिफर कर रहे थे। एज इट ग्रू कंसिक्वेंटली थ्रू इंटरेक्शन लोकल विथ लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट रीजन। तो कई सारे लोकल टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे यूज किया गया है, ऐसे इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल ही रिफर किया गया है, ठीक है। आर्ट हिस्टोरियन ने उसको इंडो इस्लामिक स्टाइल घोषित किया है। आर्कोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड विद इन द सिटी। तो रोड का भी वहाँ पे हमें देखने को मिला है। दिस हैव बीन आइडेंटिफाई द ट्रेसिंग पाथ। तो
पाथ को ट्रेसिंग करके गेटवे का, जैसे गेट यहाँ पे है तो उसका पाथ को ट्रेस किया कि ये रोड कहाँ-कहाँ जा रही है। तो रोड्स हमें वहाँ देखने को मिले, कई सारे रोड ट्रेन्स तक जा रहे हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोड एक्सटेंडेड फ्रॉम टेंपल गेटवे एंड वे आर लाइन बाय बाजार। तो कई सारे यहाँ टेंपल गेटवे था, उसके आस-पास बाजार भी हुआ करते थे, वो रोड से भी हमें पता चला है। The urban core. Moving along the road leading into the urban core, there is relatively little archaeological evidence of the house of the ordinary people. तो ordinary people का house का ना हमें बहुत ही little evidence वहाँ पे देखने को मिला है रोड के अराउंड। ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड फाइनी चाइन प्रोक्लिन। तो प्रोक्लिन क्या है? ये है प्रोक्लिन, चाइनीज प्रोक्लिन। तो हमें वहाँ पे चाइनीज प्रोक्लिन भी देखने को मिल रहे हैं। उससे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ये चाइनीज भी आए होंगे उस एरिया में घूमने फिरने के लिए। Including the northeastern concern of the server of the urban core, and suggested that these area may have been occupied by rich traders। तो ये जो यहाँ पे ये बहुत ही, क्योंकि एक्सपोर्टेड मटेरियल है, तो एक्सपोर्टेड मटेरियल जो रिच पीजेंट, जो रिच मर्चेंट होंगे वही सारी चीज़ ना इस चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। तो हो सकता था कि इन्होंने जहाँ से ये मिला आपको, जहाँ से ये चाइनीज़ प्रोक्लेन मिला, तो वो इस जगह को क्या बोले थे ना कि ये जो जगह है ये रिच मर्चेंट्स यहाँ पे रहते होंगे, इसलिए यहाँ पे महंगी-महंगी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। दिस वाज़ ऑल्सो मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर। तो यहाँ पे मुस्लिम भी रेसिडेंशियल क्वार्टर देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टॉम्स और मोसेक मस्जिद हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर, और कई सारे मंडपास भी देखने को मिले हम्पी के अराउंड में। तो मतलब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वहाँ पर था, वहाँ पर मतलब बहुत अलग-अलग तरीके के रीजन के लोग रहते थे। तो वहाँ पे हमें मंडपास भी देखने को मिला है हम्पी में। हाँ, मंडपास ये देख रहे हो कितना फाइनेस्ट तरीके से इसको बनाया गया है। This is how the 16th century Portuguese travel Barbosa described the house of the ordinary people which have not survived the other house of the। तो ये 16th सेंचुरी में जब बारबोसा आया था ट्रैवलर, तो वो इस हाउस को किस तरह से डिफाइन कर रहा था, वो इसी तरह से डिफाइन करा उन्होंने कि जो जहाँ पर महंगी चीज़ें मिली वो मर्चेंट का एरिया होगा, इसी तरह से वहाँ पे डिफाइन करा उसने। There that the other houses of the people are tagged but nonetheless well built and arranged according to occupation long street with may open places। तो ये आप देख रहे हैं, ये रियून जो आप देख रहे हैं, ये पूरा हो सकता है कि ये यहाँ पर सेटलमेंट हुआ करता होगा किसी मान लो किसी एक कम्युनिटी का सेटलमेंट होता होगा, जैसे मर्चेंट कम्युनिटी है उसका सेटलमेंट होता होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई सेटलमेंट वगैरह हो। फील्ड सर्वे इंडिकेट दैट द इंटायर एरिया वाज डॉटेड विथ न्यूमरस श्राइन एंड स्मॉल टेम्पल। तो फील्ड सर्वे से यही पता चला कि जो इंटायर एरिया था ये न्यूमरस श्राइन, कई सारे मंदिरों से, मस्जिदों से हमें ये देखने को मिल रहा है। पॉइंटिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ कल्ट्स पर है स्पोर्टिंग डिफरेंट कम्युनिटी। तो हमें यहाँ पे कई सारे कम्युनिटी भी देखने को मिले। द सर्वे ऑल्सो इंडिकेट दैट वेल रेन वाटर टैंक्स एज वेल एज टेम्पल टैंक्स में है। वही हमें टैंक्स देखने को वहाँ काफ़ी मिले। ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ये देखो, ये हमें ये हम्पी का शायद ये टैंक है। तो ये टैंक हमें कई सारे वहाँ देखने को मिले हैं। हो सकता है उसको रेन वाटर टैंक को यूज़ किया जाता होगा, टेम्पल के द्वारा यूज़ किया जाता होगा, हो सकता है ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता होगा, या फिर रॉयल सेंटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता होगा उन टैंक्स का। तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। पहले ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसे और लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।